किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं विपिन यादव। हर दिन के भांति आज भी हम आपके बीच में हाजिर हो चुके हैं खेत खलिहान की बहुत सारी जानकारियों को लेकर, ऐसी जानकारियां जो कि आपकी खेती को और भी ज़्यादा उन्नतशील बनाएं। जी हाँ, कहते हैं हमें खेती में बहुत सारे कार्य करना चाहिए, बहुत सारी पद्धति हैं, बहुत सारी जो नई नई तकनीकें हैं उनको शामिल करना चाहिए अपनी खेती में, क्योंकि अगर हमें खेती में अधिक मुनाफा कमाना है तो ये सारी चीज़ें करना होगा। और ऐसी जानकारियाँ, ऐसी तकनीकों को हम लेकर आपके बीच में आते हैं। बहुत सारी ऐसी खेती से जुड़ी हुई कार्य भी हैं जो हमें करना चाहिए वर्तमान में, या फिर समय समय पर जो गतिविधियां होती हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ऐसे ही आज भी एक विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। जी हाँ किसान भाइयों, पशुपालन में सामयिक कार्य, इस विषय पे हम बात करेंगे। और जो भी इस विषय से जुड़ी हुई जानकारियां हैं उनको देने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। डॉक्टर जॉयसी जोगी जी, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं पशुपालन महाविद्यालय महू से। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। किसान भाइयों, अब हम जानेंगे हमारे आज के विषय के बारे में। मैम, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि पशुपालन में सामयिक कार्य के बीच में हम बात करने वाले हैं, तो किसान भाइयों को वर्तमान में ऐसा क्या करना चाहिए जो किसान भाई पशुपालन कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, क्योंकि खेती संबंधित का कार्य है। ऐसे में हमारे किसान भाई इस क्षेत्र को लेकर क्या करें अभी? जी जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल है, तो हमारे सारे जो कृषक भाई हैं वो थोड़ा परेशान है आर्थिक रूप से। सभी को किसी न किसी तरीके से ये कोरोना काल ने जो है प्रभावित किया है। तो ऐसे समय में यदि हमारे कृषक भाई जो हैं वो व्यावसायिक रूप से अगर पशुपालन की ओर बढ़ेंगे तो निश्चित ही वो पशुओं से लाभ ले पाएंगे। तो उसी पर आज हम जानकारी जो है वो थोड़ा साझा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हमारे जो किसान भाई हैं उनको आर्थिक लाभ हो, अलग अलग क्षेत्रों से आर्थिक लाभ हो, तो पशुपालन उनमें से एक हो सकता है। तो मैम, जो शुरुआत करना चाहते हैं, सबसे पहले तो क्या होता है कि पशुपालन अपने आप में एक बहुत मेहनत वाला काम भी है। तो शुरुआत में अगर हमारे किसान भाई अगर शुरू करना चाहे, जो किसान भाई शुरू करना चाहते हैं उनके बारे में हम बात कर लें, तो उन्हें किस नस्ल के पशु रखना चाहिए, कैसे शुरुआत करना चाहिए, कितने पशुओं से शुरुआत करें, वो जो संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे शुरुआत किस तरीके से करें वो? जी जी, सबसे पहले तो अगर हम नस्ल की बात करें तो नस्ल जो है दुधारू नस्ल पर की ओर ही हमारे पशुपालक जाएं तो ही उन्हें आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। कुछ गाय जो हमारी रहती है जिनकी जो नस्ल है वो उतनी उच्च नस्ल नहीं रहती है, तो ऐसी नस्लें जो होती है वो हमेशा कम दूध ही देती है। तो हमें हमारे किसान भाइयों को जब भी नस्ल का चुनाव करें, जैसे गिर हो गया, साहिवाल हो गया, अगर इस प्रकार की नस्लों की ओर वो बढ़ते हैं तो वो निश्चित रूप से ही आर्थिक लाभ को प्राप्त करेंगे। बिल्कुल जी। तो ये तो नस्लों का चयन है। विशेष रूप से हमें यही ध्यान रखना है कि ऐसी नस्लें जो कि ज़्यादा दूध दें या ज़्यादा रखरखाव में भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, ऐसी पशुओं को हमें चयन करना चाहिए। तो ये शुरुआत की बात हुई, जो किसान भाई शुरुआत करना चाहते हैं उनकी बात हुई है। सामयिक कार्य की अगर बात करें तो जो किसान भाई ऑलरेडी कर रहे हैं, तो ऐसे में सामयिक सलाह क्या होती है शुरुआत में, ये हम जानना चाहेंगे। जी, जब नस्ल का चुनाव हमारे कृषक भाई कर चुके हैं तो उसके साथ में बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जिन पर उन्हें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि उनकी आवास व्यवस्था कैसी है। ठीक है, आवास व्यवस्था के साथ में हमें ये भी देखना होगा कि पशु जो है वो किस स्टेज पर है, गाभिन है या ड्राई है, इस टाइप की स्टेजेस भी हमें देखनी होंगी। फिर पशु जो है उसमें टीकाकरण हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं हमारे, वो प्रजनन का उसका कौन सा स्थान अभी चल रहा है या कौन सा स्टेज अभी चल रहा है। तो ऐसी सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर हमारे पशुपालक आगे बढ़ते हैं, उनका अगर आहार का अच्छे से ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही वो जरूर लाभ को प्राप्त करेंगे। ज़रूर लाभ को प्राप्त करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे अपने शब्द बोला आहार का, जैसे हम लोगों की भी आहार की, अगर मनुष्य की आहार की बात करें तो बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं इसमें भी। तो क्या पशुओं में ऐसा आहार होता है कि विशेष रूप से कोई स्पेशल आहार होता है जिन्हें से हमारे किसान भाई लाभ प्राप्त करें, दूध में ज़्यादा वृद्धि हो? जी, वैसे तो क्या है कि हमेशा ही हरा चारा, सूखा चारा और दाने, इन तीनों का मिश्रण जो होता है वो पशु को दिया जाता है। परंतु हमारे पशुपालकों से एक मैं कहूँगी कि गलती या नज़रअंदाजी इस बात में हो जाती है कि वो जो दूध देने वाले पशु हैं और जो सूखे पशु हैं और जो नॉर्मल पशु हैं जो कम दूध देते हैं, वो क्या करते हैं, सभी को एक प्रकार का आहार देते हैं, जो उनसे गलती हो जाती है। हमें सबसे पहले तो अपने पशु को देखना है कि वो कितने लीटर दूध दे रहा है।
अगर 5 से 7 लीटर अगर कोई गाय या भैंस अगर दूध देती है तो उसमें अगर हम हरा चारा ही देंगे तो भी काफ़ी होगा। और अगर भैंस की या गाय की बात करें जो ज़्यादा क्षमता जिन दूध देने की जिनमें ज़्यादा क्षमता है, जैसे कि एक अंदाज़ा मैं आपको बताती हूँ, 2.5 लीटर अगर दूध पर हमें 1 किलो दाना जो है हरे चारे के साथ मिलाना है। और यदि हम भैंस की बात करें तो 2 प्रति 2 किलो दूध उन्हें 1 किलो दाना हमें उनके आहार में मिलाना है। ये प्रतिदिन की दर है? जी जी, ये प्रतिदिन की दर है। तो हम इस तरीके से अपने, और जो पशु कम दूध दे रहे उनको हम हरा चारा भी देंगे तो भी काफ़ी होगा। और हरे चारे को भी हमें कैसे देना है, हरे चारे को हमें कूट कर देना है, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में करके देना है, जिससे जो पशु होते हैं वो उसको अच्छी तरह से पचा पाते हैं। और सूखा चारा भी हम उसमें मिश्रित करके दे सकते हैं। साथ में जो लवण होते हैं उनकी भी बहुत इंपॉर्टेंस और महत्वता होती है बॉडी में, तो अगर हम वो भी देते हैं तो इस तरीके से हम आहार को संतुलित करते हैं और हम आर्थिक लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। जी मैम, हरे चारे की हम बात कर रहे हैं, तो हरे चारे में मुख्य रूप से जैसे सामयिक कार्य की हम बात कर रहे हैं, वर्तमान में अभी कौन सा हरा चारा जो किसान भाई है वो पशुओं को दे जिससे कि उनकी जो लवण की पूर्ति हो, या जैसे जी तो अभी तो क्या है कि बारिश के बाद का मौसम है, तो अभी तो हरा चारा जो है वो पर्याप्त मात्रा में हर जगह उपलब्ध है, तो हमारे किसान भाई आसानी से जो है हरा चारा पशुओं को दे सकते हैं। परंतु जिन मौसमों में हरे चारे की उपलब्धता नहीं होती है, जैसे कि गर्मी के मौसम में तो हरा चारा उस समय उपलब्ध नहीं होता है, तो हरे चारे को साइलेज विधि से, आजकल बहुत सारे ऐसे सेंटर्स खुले हुए हैं जो कि साइलेज विधि से हरे चारे को बनाते हैं और उन्हें संरक्षित करके रख लेते हैं और समय समय पर उन्हें उपलब्धता होती रहती है। जी, तो इस तरीके से हरे चारे का और जो सूखा चारा भी होता है उसका हम उपयोग कर सकते हैं। विशेष रूप से इस पर ध्यान देने वाली बातें ये होती हैं, जैसे कि मैम ने कहा कि हमें ये चीज़ ध्यान देने चाहिए कि हमारा जो पशु है वो कितना दूध देता है। 2 लीटर अगर देता है जैसे मैम ने कहा तो उसे 1 किलो देना चाहिए, तो इसको ये ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। अगर इनको देते हैं तो हमें वास्तव में जो हमारा जो खर्च है वो भी कम होगा और जो हमारा मुनाफा है वो अधिक होगा। तो मैम ये आहार की बात की है, इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो प्रजनन को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहते हैं, क्योंकि कई ऐसी नस्लें होती हैं, कई ऐसे पशु होते हैं जिनमें प्रजनन को लेकर समस्याएं आती हैं, तो ऐसे में क्या कहेंगी आप? जी, प्रजनन को लेकर के एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि यदि फार्म पर जितने भी जानवर हैं, मान लीजिए कि गाय है, भैंसे हैं, अगर उनसे हर साल एक बच्चा अगर प्राप्त हो रहा है तब तो हमारे किसान भाई जो है वो लाभ का धंधा मतलब उनका चल रहा है। परंतु अगर ऐसी कंडीशन नहीं आ रही है तब उन्हें ज़रूर ही पशु चिकित्सक से सलाह करनी चाहिए। और जब भी बछिया खरीदें तो क्या है कि हमेशा वो गाय खरीदें जिसके साथ बछिया हो। अगर बछिया होगी तो वो निश्चित ही दूध जो है वो दे रही होगी, तो ऐसा मतलब चयन करें। हमेशा जब भी आप पशु खरीदने भी जाएं तो उनका जो आनुवांशिक जो रिकॉर्ड है वो भी देखें, मतलब वो जिसकी बछिया है उसकी माँ का दूध उत्पादन क्षमता कितनी थी। यदि उसकी माँ की दूध उत्पादन क्षमता अच्छी है तो निश्चित ही रूप से जो बछिया आपने खरीदी है उसकी भी क्षमता जो है वो अच्छी ही होगी। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। जी। अब बहुत सारे ऐसे किसान भाई भी रहते हैं जो कि जो प्रजनन समय है उसके संशय में रहते हैं। जैसे उन्हें ये पता नहीं होता है कि भाई कितने वर्ष की जो पशु है कितने वर्ष में प्रजनन के योग्य हो जाता है, तो ये भी एक सवाल रहता है मन में, तो ऐसे में क्या कहना चाहिए आप? जी, जो हमारे जो संकर पशु है वो तो बहुत जल्दी ही गर्मी पर आ जाते हैं। जैसे 12 से 18 महीने का जो समय काल होता है उसमें जो हमारा संकर पशु होता है वो तो गर्मी पर आ जाता है। दैट मीन्स कि वो पशु जो है वो ब्याहने के लिए अब रेडी है। परंतु जो हमारे देशी नस्ल होती है वो 2 से 2.5 साल में आ पाती है, तो ये एक ड्रॉबैक रहता है हमारे देशी नस्ल के साथ। और यदि हम भैंस की बात करें तो वो 2.5 से 3 साल में आ पाती है। तो समय पशुपालकों को अगर जैसे पता है उन्हें कि गर्मी पर आ रही है, अब जैसे गर्मी के क्या क्या लक्षण होते हैं, तो पशु जो है वो आहार लेना बंद कर देता है, चिल्लाता है, दूसरे पशुओं पर चढ़ने की कोशिश करता है, एक लसिका और रस्सी नुमा एक
स्राव जो होता है वो योनि के मार्ग से जो है वो ज़मीन तक गिरता है, जो रस्सी नुमा होता है टूटता नहीं है। तो ये सब लक्षण अगर हम पशुओं में देखें तो पशुपालकों को एकदम ही मैं क्या कहूँ कि सतर्क रहना चाहिए कि लक्षणों को पहचान करके तुरंत उसमें कृत्रिम गर्भाधान करें। अच्छा, अब कृत्रिम गर्भाधान करने की भी एक स्पेसिफिक समय होता है, एक निश्चित समय होता है। जैसे अगर पशुपालक ने देखा कि सुबह का समय है और तो पशुपालक को शाम को कृत्रिम गर्भाधान कराना, अगर शाम को पशु हीट पर आया है तो दूसरे दिन सुबह। जी। तो ये विशेष रूप से इस तरीके के हमें जो है वो ध्यान देना है। किसान भाइयों, इस विषय पर बहुत सारी चर्चाएं हम करेंगे। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी,
किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आज हम जो विषय के बारे में बात कर रहे हैं वो है पशुपालन में सामायिक कार्य। जी हाँ, और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा पे मौजूद हैं डॉक्टर जॉयसी जोगी जी, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं पशुपालन महाविद्यालय महू से। मैम, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पशुपालन के बहुत सारे विषय में हमने बात की है, जैसे प्रजनन को लेकर बात की है, नए पशुओं को किस तरीके से हमें देखना है वो भी हमने बात की है। कई सारे किसान भाई जो शुरुआत करना चाहते हैं पशुपालन को, वो किस तरीके से कर सकते हैं। अब मैम, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो किसान भाई जैसे साफ़ सफाई को एक महत्वता देते हैं, वैसे सबको रखना चाहिए। तो जैसे उनका जो सार होती है या जहाँ पर पशु बनते हैं, वहाँ पर साफ़ सफाई किस तरीके की रखना चाहिए? जी, पशुपालकों के लिए मेरा ये सुझाव है कि फ़र्श को पक्का अगर फ़र्श रखें तो ही उनके लिए बेहतर होता है, क्योंकि अगर वहाँ पर गीला फ़र्श होगा तो वहाँ पर जीवाणु, विषाणु या फफूंद जो रोग हैं वो ज़्यादा पनपते हैं। तो पशुपालकों के लिए मेरी यही सलाह है कि फ़र्श को पक्का रखें एवं उसमें सफाई जो है वो लगातार करवाते रहें, क्योंकि अगर सफाई नहीं होगी तो वहाँ पर फिसलन होगी। पशु कभी भी फिसल सकता है और उसकी वजह से उसकी हड्डियाँ जो हैं वो कभी टूट सकती हैं। तो हमेशा वहाँ पर सफाई बनाए रखें। जो शेड है जहाँ पर वो रखें अपने पशुओं को, वो हमेशा खुला और हवादार होना चाहिए। हवा का जो क्या कहना चाहिए, एक्सचेंज जो है वो बराबर वहाँ पर बने रहना चाहिए। बिल्कुल। जो डायरेक्शन हो शेड की वो पूर्व से पश्चिम की तरफ हो, ताकि दिन भर अच्छे से उसमें धूप आ सके, क्योंकि धूप अगर हमारे शेड में आती है तो वो भी क्या होता है कि स्टेरिलाइजेशन मतलब संक्रमण से जो है पशु को बचाती है। और जो रखने की जो जगह है वो 6 बाय 4 का जो है एरिया होना चाहिए। लंबाई में वो 6 फीट हो और चौड़ाई में वो 4 फीट हो। तो ऐसे हर पशु को सफिशिएंट जगह मिलेगी, जिससे कि हमारा पशु जो है वो अच्छे से वहाँ पर रह पाएगा। जी, तो ये बहुत विशेष बात कही मैम ने, जैसे कि 6 बाई 4 का एक पशु को अगर आप स्थान देते हैं, इतनी जगह देते हैं, तो वो उसके लिए बेहतर रहेगा। मैम, एक और चीज़ रहती है ठंड में, जैसे ठंड में हमारे बहुत सारे पशु ऐसे रहते हैं पानी कम पीते हैं, तो ऐसे में कोई विशेष रूप से बात होती है किसान भाइयों को ध्यान देने वाली कि कौन सा पशु अगर कम पानी पीता है तो क्या उसके दूध की दर में अंतर आता है क्या ऐसा? देखिए, पानी पीने की जो दर है वो डिपेंड करता है कि मौसम जो है उसमें कितनी गर्माहट है। जैसे कि आप देखते होंगे जब गर्मी का मौसम होता है तो उस समय हमारे शरीर से भी जो है पसीने के माध्यम से काफ़ी पानी जो है वो निकल जाता है। परंतु ठंड में जो है पशु अगर कम भी पानी पीता है तो ऐसे दूध उत्पादन क्षमता में जो है वो ऐसे बहुत फ़र्क तो नहीं पड़ता है। जी। एक और चीज़ है मैम यहाँ पर, जैसे कि स्वास्थ्य को लेके हम बात कर रहे हैं, तो क्या इस समय में ठंड आगामी जो हमारा समय आ रहा है या फिर चल रहा है, जो ऐसे समय में मैम कुछ बीमारियाँ कुछ लगती हैं या कुछ ऐसे रोग आते हैं? जैसे बरसात हम विगत पीछे बात करें तो बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो हमारे पशुओं को प्रभावित करते हैं, तो आने वाले समय में क्या ऐसे कुछ रोग आ सकते हैं या फिर आते हैं जिनसे हमारे किसान भाई जो सतर्क रहें, अपने पशुओं को सुरक्षित रखें? देखिए, रोग आजकल इस परिवेश में ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है कि मौसमों के हिसाब से रोग आते हैं। आजकल के परिवेश में तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है। हम सिर्फ अपने पशुओं को रोग से बचाने के लिए जो उपाय हैं सिर्फ हम वो कर सकते हैं। उपाय के तौर पे सिर्फ टीकाकरण जो है सिर्फ वही एक माध्यम है जिसके थ्रू हम पशुओं को बचा पाएंगे। तो सिर्फ टीकाकरण ही एक मुद्दा है जो वो तो हम हमारे पशुपालक सभी जानते हैं जो पशुपालक हैं, जैसे कि FMD हो गया, BQ हो गया, HS हो गया, एंथ्रेक्स हो गया। तो ये सारे टीके जो हैं वो रेगुलर इंटरवल पर सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, और यदि हमारे पशुपालक इन सबको लगवाते रहते हैं नियमित तौर पे तो निश्चित रूप से वो अपने पशुओं को बचाते हैं। जी, तो ये टीकाकरण जो है वो भी समय समय पर करना चाहिए। जी बिल्कुल। विशेष रूप से अगर किसान भाई इसका भी ध्यान रखते हैं तो भी कहीं ना कहीं उनको अपने पशुओं को जो रोग हैं उनसे वो बचा सकते हैं। जी जी। मैम, नए अगर जो पशु हम खरीदते हैं, जी, किसान भाई अगर अपने इसमें नया शामिल कोई करते हैं पशु को,
तो क्या देख कर लेना चाहिए, क्या ध्यान रखकर वो, क्या ऐसी जो चीज़ें हैं विशेष रूप से उनको ध्यान रख के नए पशुओं को शामिल करे वो? जी, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सबसे पहला पॉइंट जो है तो वो तो नस्ल है। हमारे पशुपालक कौन सी नस्ल को चुनते हैं, जो ज़्यादा दूध देने वाली जो हमारी जो नस्ल है पशुपालक उसी की ओर जाए, जैसे गिर हो गया, साहिवाल हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि वो अपने ब्याने की किस स्थिति पर है। अगर उसके साथ बछिया है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि उसकी आनुवांशिक जो रिकॉर्ड है वो भी हमें देखना चाहिए। वो भी मैं आपसे पहले चर्चा कर चुकी हूँ कि यदि उसकी माँ का अच्छा दूध उत्पादन क्षमता है तो बछिया में भी वो दूध उत्पादन क्षमता जो है आएगी। चौथा पॉइंट ये है कि उन्हें ये देखना चाहिए कि टीकाकरण जो है पशुओं में है कि नहीं, उसका बराबर रिकॉर्ड उनके पास उपलब्ध है या नहीं है। क्योंकि अगर पशु में टीकाकरण है तो अगर हम उसे हमारे जो झुंड में अगर शामिल भी करते हैं तो दूसरे पशु भी उससे सुरक्षित रहेंगे। जी, तो ये सारी जो बातें हैं ये किसान भाई अगर ध्यान रखेंगे तो, क्योंकि नया पशु कोई खरीदते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि किस तरीके से आपको नस्ल का चयन करना है, फिर उसकी दूध की दर देखना है। तो ये तमाम जो बातें हैं इनको अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम एक नया पशु जो अगर खरीद रहे हैं तो वो अच्छा खरीदेंगे और हमारी जो आय है उसमें भी वृद्धि रहेगी। मैम, बहुत सारे ऐसे किसान भाई भी हैं जो कि अभी पशुपालन कर ही रहे हैं, तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों को जो जैसे भी समय चल रहा है, सामयिक सलाह क्या देना चाहेंगे आप? पूर्ण रूप से अगर हम बात करें, सामयिक सलाह क्या रहेगी हमारे किसान भाइयों को? सामयिक सलाह मेरी तरफ से ये रहेगी कि अपने पशुपालन, जिससे कि आपका पूरा जो आर्थिक जो लाभ है वो डिपेंड करता है, तो अगर आप उसको व्यावसायिक तरीके से अगर आप अपने पशुओं को रखेंगे, उनकी छोटी छोटी चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे, जैसे कि टीकाकरण हो गया, उनकी आवास व्यवस्था हो गई, उनकी प्रजनन की जो स्थिति है वो हो गई, तो अगर इन सारी चीज़ों पर अगर हमारे पशुपालक ध्यान देते हैं तो निश्चित ही वो लाभ लेंगे। बिल्कुल। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरे जहन में आया। अभी हम लोग एक फील्ड पे गए, वहाँ पर कुछ नया रोग आया था जिसमें एक दो जो थन होते हैं वो प्रभावित होते हैं और उनका दूध दर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है जी। तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे मैम? जी, वो रोग जो है वो थनैला है और पशुपालकों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है जी। क्योंकि क्या होता है कि अगर एक या दो थन भी उससे प्रभावित होता है तो हमारे पशुपालन को तो सीधे सीधे आर्थिक नुकसान होता है उससे, ठीक है। क्योंकि उसका दूध जो है वो हम इंसानों के लिए भी हम उसको सेफ नहीं मानते हैं। तो कभी भी ये जो थनैला रोग है ये अक्सर उन पशुओं में देखा जाता है जिनकी दूध देने की क्षमता अधिक होती है। अब पशुपालक क्या करते हैं कि ठीक से दूध भी दोहते नहीं है। मुट्ठी वाला जो मेथड होता है, जो मुट्ठी वाला जो मेथड है, अगर वो अपनाएंगे तो वो ठीक है। अगर वो अंगूठे की मदद से करते हैं तो वो निश्चित रूप से थन को नुकसान पहुंचाते हैं, और अगर वो नुकसान पहुंचा देते हैं तो फिर उसके बाद उसका सुधरना मुश्किल होता है। और दूसरा क्या है, ध्यान नहीं रखते हैं, जैसे ही हम दूध दोहते हैं तो वो जो दूध वाली जो नली होती है वो 15 से 20 मिनट तक खुली रहती है। ऐसे में अगर पशु नीचे बैठ जाता है तो संक्रमण जो है वो पहुंच जाता है। तो इससे बचने के लिए हमारे पशुपालकों को क्या करना चाहिए, जैसे ही दूध दोहें उसके बाद तुरंत उन्हें चारा दे दें। चारा देंगे तो पशु क्या होगा, खड़े होकर के वो खाएगा। 15 से 20 मिनट का समय उसका ऐसे ही निकल जाएगा, उसके बाद वो नली अपने आप बंद हो जाएगी और हम पशु को संक्रमण से बचा लेंगे। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और बहुत सारे किसान भाई प्रभावित रहते हैं इस समस्या से जी। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने महत्वपूर्ण विषय पे आपने जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को। किसान भाइयों, फिलहाल वक्त हो चुका है खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती के आज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। हरदा जिला प्रथम, पशुपालन के क्षेत्र में करियर, लाभकारी अन्नपूर्णा योजना, लघु वनोपज का प्रशिक्षण और कृषि यंत्र निर्माता दिवस। अब जानते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश का हरदा जिला मूंग, चना और गेहूं उत्पादन में पूरे देश में पहले स्थान पर है। यह जानकारी प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का आगाज हरदा से ही हुआ था और वहां के किसानों ने इसका लाभ भी उठाया। श्री पटेल ने कहा कि सरकार किसानों के हित में ढेर सारी योजनाएं चला रही है। किसान इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी आय बढ़ाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शिविर लगाकर लोगों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाएं। श्री पटेल हरदा में आयोजित बिजली उपभोक्ता समाधान शिविर को संबोधित कर रहे थे। पशुपालन के क्षेत्र में करियर।
नई पीढ़ी को पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए और दूसरों को भी रोजगार देना चाहिए। यह बात केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपला ने भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि युवा देश के खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। श्री रूपला ने कहा कि मध्य प्रदेश पशुपालन तथा डेयरी के क्षेत्र में देश को एक नई दिशा देने में सहायक सिद्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि पशुपालन एवं डेयरी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रीय पशुधन मिशन और पशुपालन अधोसंरचना विकास कोष पोर्टल का प्रदर्शन किया गया और बताया गया कि उद्यमी कैसे इस पोर्टल के जरिए फॉर्म भरकर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। कार्यक्रम में पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में काम करने वाले उद्यमियों ने अपने अनुभव साझा किए। लाभकारी अन्नपूर्णा योजना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए ढेर सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण योजना है अन्नपूर्णा योजना। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, लघु तथा सीमांत किसानों के लिए चलाई जा रही इस योजना में किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें किसानों से लाभकारी बीजों के बदले 1 हेक्टेयर की सीमा तक भूमि के लिए उन्नत बीज उपलब्ध कराकर बीजों की अदला बदली की जाती है। इन बीजों पर सरकार 75% का अनुदान प्रदान करती है। बाकी का 25% की राशि का भुगतान किसान द्वारा किया जाता है। इस योजना का सीधा लाभ किसानों को मिलता है क्योंकि उन्नत किस्म के बीजों से उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। लघु वनोपज का प्रशिक्षण। लघु वनोपजों का लाभ किस तरह ग्रामीण जन उठा सकते हैं, इसका मूल्य संवर्धन किस प्रकार किया जा सकता है, इस तरह की तमाम जानकारी देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र मझगवा में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि विशेषज्ञों ने वनवासी महिला पुरुषों को आंवला वर्र हर्ड जैसे आयुर्वेदिक उत्पादों के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही इससे त्रिफला का निर्माण कैसे किया जाता है, इस बात की भी जानकारी दी। इसके साथ ही वनोपज को एकत्रित करने के तरीके भी बताए और समझाए गए। उन्हें बताया गया कि किस प्रकार और कब फलों को तोड़ा जाए और उन्हें एकत्रित किया जाए और उनका संग्रहण किस प्रकार किया जाए। और अब जानते हैं कृषि यंत्र निर्माता दिवस के बारे में। खेती, किसानी, बागवानी जैसे सभी क्षेत्रों में पिछले कुछ समय से कृषि उपकरणों का प्रयोग तेजी से बढ़ा है। अब कृषि क्षेत्र में छोटे से लेकर बड़े आधुनिक यंत्रों की सहायता से कृषि कार्य आसान और सुगम हो गया है। भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान इस दिशा में कार्य कर रही है। संस्थान में महिला और पुरुष किसानों को ध्यान में रखकर सर्व सुविधा युक्त उपकरण बनाए जा रहे हैं। कृषि निर्माताओं का आभार व्यक्त करने के लिए संस्थान द्वारा स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कृषि यंत्र निर्माता दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि यंत्र निर्माताओं की समस्याओं और कठिनाइयों पर चर्चा की गई और उसके निराकरण के सुझाव भी दिए गए। इस मौके पर कृषि निर्माताओं और विशेषज्ञों ने नवाचार पर भी चर्चा की। तो किसान भाइयों, आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। और किसान भाइयों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।